नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो कक्षा 6 है उसका चैप्टर 3 है साइंस का, तंतु से वस्त्र तक। साइंस विषय का कक्षा 6 का तीसरा अध्याय है तंतु से वस्त्र तक। इस वीडियो में हम इसी को बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, पहेली और बूझों ने अपने विद्यालय में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया और जब उन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता तो वे अत्यधिक उत्तेजित थे, मतलब खुश हुए बहुत ज़्यादा। और उन्होंने सोचा कि हम अपने माता पिता के लिए क्या खरीदेंगे, वस्त्र खरीदेंगे जो हमको पुरस्कार राशि मिली है उससे। तो वे फिर वस्त्र के लिए दुकान पर गए। दुकान पर उन्होंने वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर वो उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े जो हैं वो सूती हैं, कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम से बने होते हैं। ठीक है, उसके पास ऊनी मफलर भी थे, शाल थे, इस तरह से अलग अलग वैरायटी के कपड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जब वैरायटी को देखा तो वो कंफ्यूज हो गए कि कौन से कपड़े लें। अंत में उन्होंने क्या किया, एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीद ली। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझों ने अपने आसपास के विभिन्न वस्त्रों को ध्यान से देखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट यानी जो बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है, कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट, तौलिए और झाड़न यानी कि जिसको डस्टर बोलते हैं आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते बोरे भी किसी प्रकार के सूती वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? ठीक है, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो कपड़े होते हैं सभी वस्त्र अलग अलग तरह के रेशों से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये समझ लिया। चलिए आइए देखते हैं कि वस्त्रों में किस तरह से विविधता होती है। एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। तो हम दर्जी के पास से किसी कोई छोटा सा ऐसे कपड़े का टुकड़ा उठा लेंगे, कपड़ा का टुकड़ा ले लेंगे। ठीक है, जो सिलाई करने के बाद बच जाता है। अब उससे क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई ये कपड़ा जो है सूती है कि रेशमी है, ऊनी है, संश्लिष्ट है, किस प्रकार के कपड़े हैं। या तो हम क्या करेंगे, उनसे बहुत सारे कपड़े का कतरन ले लेंगे जो कपड़े बच जाते हैं। उसके बाद हम उनको अलग अलग करेंगे कि कौन कौन से सूती हैं, कौन रेशमी है, कौन ऊनी है, संश्लिष्ट हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से उनको लेबल करने का प्रयास करेंगे अपने स्तर पर, जो हमको समझ में आएगा। अब आप जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं। तो जब आप कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है हमको कि ये तो एक ही चीज़ है, ये तो पूरा कपड़ा है। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि उसमें भी अलग अलग तरह के बहुत सारे धागे जैसी संरचनाओं से वो बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये तो हो गई पहली वाली क्रियाकलाप कि हम कपड़े लाए, उनको हमने अलग अलग छांट लिया, ग्रुप बना लिए कि ये सूती वाले कपड़े हैं और ये ऊनी वाले कपड़े हैं, ये संश्लिष्ट हैं, ये रेशमी हैं। इस तरह से अलग अलग बांट लिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया है, मतलब उसको सूती वाले सेक्शन में बांटा है। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। अब उसको ध्यान से देखना है, उससे कोई एक धागा खींचना है और इसे बाहर खींच लेना है। यदि कोई ढीला तागा ना दिखाई दे तो क्या करना है, तो पेन या सुई की सहायता से आप एक तागा
धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। तागा जहाँ कह रहे हैं समझ लीजिए धागा है पतला सा, ठीक। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। उनमें बहुत सारे ऐसे ऐसे तागे बन गए हैं तो वो वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं अब हमको ये समझना पड़ेगा। इसके लिए हम तीसरा क्रियाकलाप देखते हैं जो है तंतु। इसमें क्या करेंगे, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, जैसे ये इसने निकाला है, ठीक है, नीचे चित्र में। उसके बाद जब इस तरह से निकाल लेंगे तागे को, फिर क्या करेंगे, इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखना है। इस तागे के टुकड़े को एक सिरे को अपने अंगूठे से दबा लेना है, दूसरे तागे के सिरे को लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोंचना है, दूसरे वाले सिरे को खरोंचना है नाखून से, ठीक है। तो सिरे पर क्या देखेंगे हम कि तागा पतली पतली लड़ियों में टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, अलग अलग उसमें रेशे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। किस तरह से, जैसे ये नीचे वाले चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह के कुछ अलग अलग धागे निकल आएंगे, उसमें लड़ियाँ बन जाएंगी। तो सुई में तागे को पिरोने या डालने का प्रयास करते समय भी हमने ये चीज़ देखी है कि उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह से धागा जो होता है वो बिखर जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, एक साथ करके फिर सुई में डालने का प्रयास करते हैं। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर जो सुई होती है नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली से मिलकर बनी हैं। इस जो ये पतली लड़ियाँ हैं जिनसे ये धागा मिलकर बना है, इसी को तंतु बोलते हैं, ठीक है। तंतु से मिलकर मतलब पूरा बना होता है। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं अब हमको ये समझना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों से और जंतुओं से इनसे प्राप्त होते हैं, तो इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और रुई, जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले जंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिन ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु कहाँ से मिलता है, रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है इसको, ठीक है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है अब ऐसे भी सोर्स हम लोगों ने डेवलप कर लिए हैं जो कि पौधों से और जंतुओं से डायरेक्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इनका निर्माण किया जा रहा है ऐसे तंतुओं का। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं जो निर्माण हो रहा है इनका। जैसे इनमें आएगा पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं ये। इनको क्या करते हैं, मनुष्य कृत्रिम रूप से डेवलप करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ पादप तंतु। पादप तंतु का मतलब पादप मीन्स पौधों से बने हुए तंतु, ठीक है। हाँ, तो जो पौधों से तंतु बनेंगे उनको पादप तंतु कह देंगे। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के बीच लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। जैसे देखा होगा दीपावली में जलाते हैं तो उसमें दीपक जलाते हैं। दीपक के लिए क्या बनाते हैं, बाती बनाते हैं। तो वो बाती किससे बनती है, रुई से बनती है ना। वही बात है रुई से। और क्या क्या बनता है, तो गद्दे बनते हैं, रजाई बनती हैं, तकियों में भी उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है।
कुछ रुई लेना है हमको, इसे खींचकर पृथक करना है और इसके किनारों को ध्यान से देखना है। आपने क्या देखा, परीक्षण किया। ये छोटी छोटी जो लड़ियाँ हमको दिखाई दे रही हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कपास तंतुओं से बनी है। किससे बनी है? कपास से। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। ये कुल मिला के रुई हमको कपास के पौधे से प्राप्त होती है। ये कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। गर्म जलवायु में ये उगती है। ठीक है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास के पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। जो फल होते हैं इसके, वो लगभग नींबू के माप के हो जाते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले यानी कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? ऐसा कपास खेत आपने देखा है? इस समय खेत जो है कपास के परिफुल्लों यानी रोंवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। हिम माने बर्फ़ से ढक गया हो, ऐसा लगता है। देखो ये चित्र बना है इसमें ये देखिए, इस वाले को गौर से देखिए, इस वाले को। इसमें देखिए ये जो टूट गया है, इसके अंदर ये पूरा रुआ है। यही फल ऐसे फट जाता है और इसके बाद इसमें ये रुई इस तरह की निकलती है। तो इसी तरह से पूरे खेत में ये फटे हुए फल हैं, उनसे रुई निकली हुई है। इस तरह से ये ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ से ढकी हुई है वो पूरा खेत। ठीक है। ये है कपास पादप के खेत यानी कपास के खेत। तो मतलब रुई कहाँ से प्राप्त हो रही है? कपास से प्राप्त हो रही है। ठीक है। साधारणतया इन कपास बालों के कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब हाथ से इनको तोड़ लेते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। अब कपास हमको मिल गया, कपास से उसके बीजों को अलग करके और रुई को अलग करना, ये हमारा कहलाता है कपास ओटना। ठीक है। पारंपरिक ढंग से मतलब शुरुआत से ही कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन अब आजकल कपास कोटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाने लगा है। ठीक है। ये देखिए जैसे एक व्यक्ति है, ये कपास को क्या कर रहा, ओट रहा है हाथों की सहायता से, इस तरह से। ठीक। चलिए अब देखते हैं जूट। जूट को पटसन भी बोलते हैं। तो जूट क्या होता है कि पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन तंतु मतलब पटसन का जो धागा है, जो रोआ है, उसको पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है, पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और कहाँ से? पौधे में भी तने से प्राप्त होता है ये। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम इसमें उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, जब फूल उसमें निकलते हैं तब। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ठीक है। इस तरह से हमको पटसन मिलता है उससे। फिर हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लेंगे। तागों मतलब धागों में, धागे बना लेते हैं उनके। ठीक है। ऐसा कैसे कर पाएंगे हम? तो देखिए समझते हैं धागे कैसे बनते हैं। जैसे सूती तागे की कताई, इसमें क्या करेंगे, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास करेंगे। ये है क्रियाकलाप नंबर 4। इसमें हम धागे बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक हाथ में कुछ रुई पकड़ना है, दूसरे हाथ के अंगूठे में तर्जनी के बीच मतलब अंगूठे से और एक बीच वाली उंगली से उसके बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए, मतलब उसको
भर भर के रगड़ रगड़ के उसका धागा बनाना। किस तरह से? जैसे चित्र में दिख रहा है, इस तरह से, इस तरह से पकड़ लेना है, इस तरह से उसको बनाना है धागा, ठीक है। और उसको क्या करना है, लगातार ऐंठते रहना है जिससे आप क्या बना पाएंगे, तागा बना सकें। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, इसी को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। अब कताई के लिए एक सरल युक्ति जो है ये है हस्त तकुआ। इसका उपयोग किया जाता है, जिसे तकली भी कहा जाता है। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा। चरखा की सहायता से भी ये धागे को बनाया जाता है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। वो भी क्या करते थे, इसको चलाते थे। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को खरीदने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने कहा था कि भाई अपने कपड़े खुद बनाओ और पहनो, और जो ब्रिटेन से कपड़े आ रहे हैं उनका बहिष्कार कर दो। और जो हमारे यहाँ से कपड़े खुद से बनाते थे उन कपड़ों को क्या कहते थे, खादी से बने हुए कपड़े होते थे वो, ठीक है। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया। चरखा देखिए इस तरह का होता है चरखा, ये है चरखा। इस तरह से इसमें धागा ही बन रहा है, ये धागा लपेट लपेट के ऐसे यहाँ से ऐसे धागा बन रहा है और यहीं पे लिपट जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया खादी को बढ़ावा देने के लिए, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बड़े पैमाने पर ताकों की कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, ठीक है। फिर इनका क्या कर लेते हैं, जब धागे बन जाएंगे तो उससे वस्त्र भी बन जाएंगे। अब तागे से वस्त्र, जब धागा बन गया तो उससे वस्त्र किस तरह से बनेंगे। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। इनको बुन लेते हैं और फिर बांध लेते हैं। अब बुनाई देखते हैं किस तरह से करना होता है। तो क्रियाकलाप 2 में आपने ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। जब हमने देखा था ना कि ऐसे ऐसे धागों से ऐसे ऐसे करके ऐसे खड़े खड़े धागे लगे हैं, कुछ लेटे लेटे धागे लगे हैं, 2 सेट हो गए धागों के। इन 2 सेटों से मिलकर बना हुआ है कोई भी कपड़ा। तो वही कह रहा है कि 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तो तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करने से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, इसी को बुनाई यानी कि वीविंग कहते हैं। बुनाई इसी को कहते हैं। जब 2 प्रकार के धागों को उनमें बुन दिया जाता है तो उसको बुनाई कहने लगेंगे। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। हम अपने पास से क्या कर सकते हैं, कागज़ बुन के देख सकते हैं। तो हम भिन्न भिन्न रंगों के 2 कागज़ की शीट लेंगे। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काट लेंगे। अब इन शीटों को आधा मोड़ देंगे। शीट पर चित्र में दिखाए गए अनुसार 3.12 अभी चित्र आएगा, उसमें दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींच लेना है तथा दूसरी शीट पर भी इसमें दिखाया गया है वैसे ही रेखा खींच लेना है। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अंदर काट लेना है। शीटों को मोड़कर खोलना है, इन्हें फैला लेना है। शीटों की पट्टियों को एक दूसरे की शीटों के कटावों से जो चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार पट्टियों में बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है। देखो क्या करना है, अब समझते हैं। ये 2 कलर की हमको शीट ले लेनी है, एक ये शीट है एक ये शीट है। फिर इनको क्या करना है, इनमें ऐसे लाइनिंग खींच लेना है, इसे इस तरह से
जैसे इन दोनों में खींची है उसी हिसाब से इसको काट लेना है, जैसे लाइन खींची है। फिर क्या करना है, इसमें देखो एक हरी लाइन गई है, उसके बीच बीच से एक रेड लाइन घुसा घुसा के ऐसे ऐसे करके इनको बिन लेना है एक साथ, ऐसे ऐसे करके जैसे ये बिन रहा है। पहले हरी लाइनें पूरी ऐसे बिछा दी खड़ी खड़ी, ठीक है। उसके बाद उसमें एक ऊपर एक नीचे करके ऐसे करके रेड लाइन फंसाते जाना है। तो इस तरह से कुछ बुनता जाएगा। उसके बाद बुनने के बाद इस तरह का चित्र हो जाएगा। तो ये एक तरह का क्या हो गया, बुन गया, चटाई जैसा बन गया, मतलब धागा जैसा, मतलब कपड़े जैसा एक पूरा बुना हुआ कपड़ा बन गया। ये हमने हालांकि कागज़ को बुना है, इसी तरह से कपड़े को भी धागों की सहायता से बुना जाता है, जैसे कागज़ को बुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। आगे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। जो धागे होते हैं वो पतले होते हैं कागज़ की तुलना में, इसलिए वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। और करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। जो करघे होते हैं, करघे की सहायता से हम क्या करते हैं, इनको बुनते हैं धागों को, क्योंकि ये पतले पतले होते हैं तो इनको करघे की सहायता से आसानी से बुन पाते हैं। करघे 2 तरह के होते हैं, या तो हाथ से चलने वाले या फिर विद्युत से चलने वाले। पहले तो हाथ से चलने वाले ही थे, अब विद्युत से चलने वालों का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। हथकरघा क्या होता है, ये देखिए हथकरघा, ये इस तरह की होता है पट्टी, इसमें इस तरह से धागे लपेट लपेट कर इस तरह से इनको बुना जाता है, जैसे ये बुन रही हैं महिला। चलिए, एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या आपने कभी यह देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में किसी एक तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर यह देखा है? क्या आप जानते हैं क्या होता है? तो मोजे में देखा होगा जो मोटे मोटे से थोड़ा धागे लगे रहते हैं, वो आसानी से निकल भी आते हैं। वो कैसे बने होते हैं? वो बुने रहते हैं, एक तरह से बुनाई रहती है उनकी। तो हमारे घर में भी देखा होगा जो स्वेटर बुने जाते हैं, तो एकल धागा लगातार खींचता चला आता है उसमें, तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की जो चीज़ें रहती हैं न वस्तुएं, ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने के लिए होता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, 2 सलाई लेते हैं और उनमें ऐसे करके फंसा के बुनते जाते हैं, तो इस तरह से कपड़ा बन जाता है। स्वेटर बनाते हैं, मफलर बनाते हैं, मोजे बनाते हैं। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, कपड़ों की बुनाई करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, यानी जिसको वल्क भी बोला जाता है, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म मीन्स चमड़ी, जंतुओं की चमड़ी और समूर, इनसे अपने शरीर को ढकते थे। क्या करते थे, ये सब लपेट लेते थे, ठीक है, इनसे ढका करते थे पहले। फिर क्या हुआ, कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं तथा ऊन वालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाईं। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी, ठीक है। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन जो मिस्र था उसमें
वस्त्रों को बनाने के लिए रुई अथवा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित मतलब ढांक लेते थे, ठीक है, शरीर को ढांक लेते थे। और वे शरीर को आच्छादित करने के लिए मतलब ढांकने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं, ठीक है। कोई किसी तरह से पहनने लगा, कोई किसी तरह से पहनने लगा, तो पहनने में अपना विभिन्नता आ गई, कपड़ों में भी विभिन्नता आ गई, सिलने में भी विभिन्नता आ जाएगी। परंतु यह एक आश्चर्यजनक बात है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। उनको क्या करते हैं, बुन लेते हैं वस्त्र, और जो सीधा वस्त्र है उसी को पहन लेते हैं। धोती में, साड़ी में, लुंगी में, पगड़ी में, इनमें क्या करते हैं, सिलते तो हैं नहीं किसी अन्य तरह से, को डायरेक्ट वैसे ही वस्त्र के फॉर्म में ही पहन लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये सब हमने देख लिया। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो हम पहले कैसे बनाएंगे कपड़े। कपास का जो गोल गोल रहता है, जहाँ पे कपास उगता है और रुई उगती है, उसको लेंगे, फिर उससे उसको ऊँटेंगे, तो फिर हमको क्या प्राप्त होगा, रेशे बनाएंगे, वहाँ से रेशे प्राप्त होंगे। रेशे से फिर हम उसकी कताई करेंगे तो हमको तागे बनेंगे, तागे यानी कि धागे के रूप में बन जाएंगे, और धागे की बुनाई कर देंगे तो वस्त्र बन जाएंगे, या उसको बांध कर भी वस्त्र बना सकते हैं। तो बुनाई और बंधाई दोनों के द्वारा हम वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो वस्त्र है वो हमको प्राप्त हो जाता है। इस चैप्टर में यहीं तक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर है। तो अगर पूरा चैप्टर समझ में आ ही गया है तो आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाएंगे। चलिए इस क्लास में यहीं तक रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इसमें और क्या हम चीज़ ऐड करें जिससे आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग बन पाए। तो आप अपने सुझाव भी ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो अगला चैप्टर है। देखिए अगला चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कर लो पढ़ाई जो चैनल है इसको याद कर लें और इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।